हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो DSSB PRT यानी कि 2025 में जो अभी रिसेंटली वैकेंसीज निकली है PRT पोस्ट के लिए, असिस्टेंट टीचर्स के लिए, उसी की रिगार्डिंग ये सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। सेक्शन बी यानी कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है, 2 पार्ट्स रहेंगे। पहला जो पार्ट रहेगा वो कॉमन है, सिलेबस में मैं सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। दूसरा सेक्शन बी जो कि टीचिंग मेथोडोलॉजी, जहां पर आप लोगों से पैडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, एनसीटी करिकुलम से रिलेटेड सारी की सारी चीजें रहेंगी। कहने का मतलब है कि जो कुछ आप डीएलएड करते टाइम, जेबीटी डीएलएड, ठीक है, करते टाइम जो भी सिलेबस आपका था वहां से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, एक कॉमन बात करें तो एक तरह से पैडागोजी की हम बात करें हैं, वही पैडागोजी वाले टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी भी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, तो ये 100 नंबर का पार्ट रहेगा, उसी की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। आज का टॉपिक हमारा है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों ने डीएलएड करते टाइम पढ़े होंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई एनआईओएस, इग्नू या और भी बहुत तरह के सोर्सेज के थ्रू मैंने ये टॉपिक निकाला है। ठीक है, बहुत मतलब सब जगह से देखकर एक कॉमन, मतलब मेन चीजें जहां से मुझे लगी कि ये एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, वो वहां से मैंने उठाकर इंक्लूड किए हैं इन स्लाइड्स में। बहुत ही मतलब अच्छे से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं ताकि एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी। DSSB के जो पेपर्स थे उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक बनाया है। ये टॉपिक नहीं, सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे ही आपको डिटेल में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस कौन कौन सी है ये यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है। स्पेसिफिकली हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि पेपर जो आपका बनता है वो मतलब प्री नेटल पीरियड से लेके एडोलसेंस तक का, यानी कि ये जो बाद वाली स्टेजेस हैं, एडल्टहुड यानी कि अर्ली एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड और लेटर एडल्टहुड, इनको हम नहीं पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए डाली है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेज होती हैं। तो जब मदर बच्चे को कंसीव करती है तब से लेके लेटर एडल्टहुड तक ये सारी की सारी स्टेजेज हैं। क्या क्या है? प्रीनेटल पीरियड जिसको हम बोलते हैं, पहला जब मदर बच्चे को कंसीव करती है, कंसेप्शन टू बर्थ होता है। इन्फेंसी यानी कि बर्थ से लेके 2 साल तक का होता है। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर, मिडल और लेटर चाइल्डहुड होता है 6 to 12 ईयर्स, एडोलसेंस 13 या 12 to 18 ईयर्स होता है, अर्ली एडल्टहुड 19 to 29, मिडल एडल्टहुड 30 to 60 ईयर्स और लेटर एडल्टहुड होता है 61 ईयर्स एंड अबव, यानी कि जब मतलब पूरी बाद वाली स्टेज, जब तक किसी व्यक्ति की डेथ नहीं हो जाती है। ठीक है, लेटर एडल्टहुड उसको हम कहेंगे। तो ये नीचे वाली जो स्टेजेज है इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी जाती, किसी भी टीचिंग एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो ज्यादातर कहां से क्वेश्चन बनता है? मेन तो इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल या जिसको हम लेटर चाइल्डहुड भी बोल देते हैं, एडोलसेंस, ये 4 स्टेजेस होती हैं। लेकिन प्री नेटल स्टेज मैंने यहाँ पर इंक्लूड इसलिए की है कि DSSB PRT का जो पेपर मैंने देखा था तो वहां पर प्री नेटल पीरियड वाली जो स्टेज है, ठीक है, प्री नेटल जो स्टेज है उससे भी क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। तो देखिए, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट की ये स्टेजेस आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्री नेटल पीरियड, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस। तो देखिए, लेटर चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड भी हम बोल देते हैं। मिडिल चाइल्डहुड एक तरह से लेटर और अर्ली के बीच वाला पार्ट रहेगा। अब यहाँ पर जो मैंने टाइम पीरियड लिखा है, हर जगह आपको कॉमनली यही रहता है, लेकिन आपको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की मैं बाद में बात करूंगी कि कुछ एक जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है उनको मैंने इंक्लूड भी किया है कि उन्होंने इन स्टेजेस को किस तरह से कितने टाइम पीरियड में डिवाइड किया है। ठीक है, कॉमनली हम यही मान के चलते हैं कि जो प्री नेटल पीरियड है वो कंसेप्शन यानी कि मदर जब बच्चे को कंसीव करती है 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, बर्थ तक, गर्भकालीन अवस्था जिसको हम कहते हैं, गर्भाधान। ठीक है, इन्फेंसी जन्म से यानी कि बर्थ से 2 साल तक का पीरियड रहता है। अर्ली चाइल्डहुड कहीं पर आपको 2 to 5 ईयर भी लिखा मिल सकता है, 2 to 6 ईयर भी मिल सकता है, तो पजल नहीं होना है। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड क्या होगा कि ये जो लेटर चाइल्डहुड है ये होता है 6 to 12 ईयर्स। तो जो मिडिल चाइल्डहुड है वो कहीं ना कहीं अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच में एग्जिस्ट करेगा, मतलब इन दोनों का आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो मिडिल चाइल्डहुड अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो वो होगा 5 to 8 ईयर्स। ठीक है, मतलब कॉमनली आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड ही पूछा जाता है। तो ये हमने मिडिल मैंने डाल दिया है आप लोगों की नॉलेज के लिए। तो ये क्या है? लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 to 12 ईयर्स होता है। आपको 5 to 12 भी मिल सकता है, 6 to 13 भी मिल सकता है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है कहीं पर भी, तो उसमें पजल नहीं होना है। इतना कॉमन सेंस के थ्रू भी हम चीजें कर सकते हैं। ठीक है, एडोलसेंस होता है, कहीं पे आपको 12 to 18 भी मिल सकता है। ठीक है, 12 to 13 to 18 भी मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन
स्टेजेस को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। पहला है प्री नेटल पीरियड, जिसको हम क्या कहेंगे, कंसेप्शन से बर्थ तक रहता है, यानी कि 9 महीने का जो टाइम पीरियड है, जिसको हम 40 वीक्स भी कह सकते हैं, 280 डेज भी कहते हैं। यानी कि मदर जब बच्चे को कंसीव करती है और जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उस पीरियड को प्रीनेटल पीरियड कहा गया है। बर्थ से बिफोर वाला पीरियड, ठीक है, कंसेप्शन टू बर्थ कह सकते हैं, या बर्थ से पहले वाला पीरियड जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो टाइम पीरियड को कहा गया है। यानी कि 9 मंथ का टाइम पीरियड जो होता है इसको हम वूम पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा कहा द टाइम व्हेन द बेबी ग्रोस इनसाइड द मदर्स वूम आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है, जब मदर बच्चे को कंसीव कर लेती है तो मदर के वूम में, माँ के गर्भ में बच्चे का जो ग्रोथ हो रही होती है उसको कहा गया है। इस पीरियड में जो फिजिकल ग्रोथ होती है, मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो बहुत रैपिड फिजिकल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिफोर बर्थ की मैं बात कर रही हूँ, बर्थ के बाद इन्फेंसी की हम बात करते हैं कि उस टाइम पीरियड में बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत रैपिडली होता है, ठीक है। बिफोर बर्थ में क्या होता है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ। बिफोर बर्थ की बात की जाए तो प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। अब ये प्रीनेटल पीरियड जो है, इसकी 3 सब स्टेजेस हैं। कौन कौन सी, जर्मिनल, एम्ब्रॉयनिक और फीटल, ठीक है। जर्मिनल का टाइम पीरियड 0 to 2 वीक रहता है, एम्ब्रॉयनिक का 3 to 8 वीक्स और फीटल का 9 वीक से लेके बर्थ तक का टाइम पीरियड रहता है। इन तीनों को ही हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जर्मिनल स्टेज की। अब ये जो पहली स्टेज है जर्मिनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड 0 to 2 वीक रहता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट एक सिंगल सेल, एक सिंगल कोशिका होती है, यानी कि मदर से एग और फादर से स्पर्म आता है। इन दोनों का जब मीटअप होता है एग और स्पर्म्स का, तो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट क्या है, एक सिंगल कोशिका है, सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल, बाद में ये सिंगल सेल मल्टीप्लाई होता जाता है बिलियंस और ट्रिलियंस में, ठीक है। तो क्या है, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। क्या होता है, जाइगोट सिंगल सेल होता है। इसके अलावा और क्या होता है, यानी कि जो जाइगोट है ये क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन इन द यूट्रस, यूट्रस में इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। साथ ही प्लेजेंडा का फॉर्मेशन भी होता है, यानी कि मदर की नाभि से बच्चे का कनेक्शन रहता है, ठीक है, यानी कि बच्चा माँ की नाभि से जुड़ा हुआ था, उसको हम प्लेजेंडा बोलते हैं। अब दूसरी स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 3 to 8 वीक होता है, ठीक है। अब इसमें इस स्टेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स में बहुत कुछ आ जाएगा, बच्चे का हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कोड, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका फॉर्मेशन होता है। लिम्स और फेशियल फीचर्स का डेवलपमेंट होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, यानी कि तीनों टाइप के ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का मतलब जो भ्रूण होता है, ठीक है, बच्चे की शेप में नहीं आया है, जो भ्रूण होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस के प्रति, कि अगर मदर जो है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कुछ इस तरह का सेवन कर रही है, कुछ ऐसी चीजें जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर को नहीं लेनी चाहिए, अगर वो उन सारी चीजों का सेवन कर रही है तो उसका प्रभाव भी भ्रूण पर पड़ता है, ठीक है। अब हमने बात की ब्रेन डेवलपमेंट, यानी कि जो 3 तरह के ब्रेन की हमने बात की। अब ये जो ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है, ये कहाँ कहाँ होता है ये भी आप ध्यान से देख सकते हैं। तो जो फोर ब्रेन होता है वो क्या करता है, हैंडल करता है हायर कॉग्निटिव फंक्शंस, ठीक है, कॉग्निशन से रिलेटेड होता है। मिड ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है मोटर मूवमेंट्स और सेंसरी प्रोसेस को। हिंड ब्रेन क्या करता है, मैनेज करता है किसको, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को। तो इनके छोटे छोटे चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये ब्रेन किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये 2 स्टेजेस हमने पढ़ ली। तीसरी सब स्टेज कौन सी है, फीटल स्टेज, यानी कि 9 वीक से लेके बर्थ तक का जो टाइम पीरियड रहता है उसको हम फीटल कहेंगे। पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड रिफाइनमेंट, यानी कि बच्चे का बहुत रैपिडली ग्रोथ होता है उस टाइम पीरियड पे माँ के गर्भ में, और उसमें रिफाइनमेंट, उसके जो फीचर्स हैं उनमें रिफाइनमेंट आता है, ठीक है। फीटस गेन्स मूवमेंट एबिलिटी, यानी कि कहते हैं ना कि बच्चा किक मार रहा है, ठीक है, तो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, मूवमेंट एबिलिटी फीटस की स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर और फंक्शनल हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस स्टेज में क्या होता है कि जब बच्चा 6-7 महीने का होता है माँ के गर्भ में ही, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है कि अगर बच्चा, यानी कि जो फीटस है वो माँ के गर्भ के अलावा बाहर सरवाइव कर पाता है तो उसको एज ऑफ वायबिलिटी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज ऑफ वायबिलिटी क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा, जो फीटस है वो आउटसाइड द वोम अगर सरवाइव कर पाता है तो उसको कहा जाता है एज ऑफ वायबिलिटी। अब ये जो तीनों की तीनों सब स्टेजेस हैं ये मैंने हिंदी में भी आप लोगों को इंक्लूड कर दी हैं, एक बार यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा अगर कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ
तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इन्फेंसी स्टेज की। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज यानी कि बर्थ से 2 इयर्स तक की रहती है। शैशव अवस्था जिसको हम कहते हैं, जन्म से 2 साल तक का टाइम पीरियड रहता है। किसी बुक में आपको 1.5 साल भी मिल सकता है, किसी में 3 साल भी मिल सकता है, तो वहां पर पजल नहीं होना है। लेकिन कॉमनली हम 0 to 2 बर्थ टाइम पीरियड मानते हैं, 0 to 2 इयर्स। ठीक है, अब इस स्टेज में बच्चे का फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल, सोशल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, यानी कि इस स्टेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फिजिकल डेवलपमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत रैपिड ग्रोथ बच्चे की होती है, यानी कि हाइट और वेट उसका बहुत रैपिडली ग्रो करता है। मिल्क टीथ यहाँ पर बच्चे के अपीयर हो जाते हैं। मोटर माइलस्टोन्स अचीव करता है, यानी कि बच्चा क्रीपिंग, क्राउलिंग, स्टैंडिंग, सीटिंग। ठीक है, बच्चा क्रीपिंग करता है, क्राउलिंग करता है, खड़े होने की कोशिश करता है, बैठना सीख जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्फेंसी टाइम पीरियड में होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निशन की अगर हम बात करें तो सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पर बच्चे के डेवलप हो जाते हैं। कम्युनिकेशन का साधन उसका सिर्फ रोकर, यानी कि बच्चा सिर्फ अपनी चीज अगर कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो उसका एक ही माध्यम होता है, रोकर वो बताने की कोशिश करता है, वो रोना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा इमिटेट करना सीख जाता है 1-2 वर्ड्स को। कब तक? 1 साल की एज तक। ठीक है, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब वो 1-2 वर्ड्स इमिटेट, माँ, बाबा, पापा, ठीक है, ये शब्द वो बोलना सीख जाता है। इसके बाद बात करेंगे इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इस स्टेज में किस तरह से होता है, तो यहाँ पर बच्चा अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाता, वो सिर्फ अपनी हर चीज को रोकर बताने की कोशिश करता है, थ्रू क्राइम। ठीक है, यानी कि मूल भावनाएं रोने के द्वारा ही वो व्यक्त करता है। यहाँ पर बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, अबाउट फिजिकल नीड्स, अपने बारे में ही वो मतलब सोच सकता है, दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता। इस एज में नहीं होता है बच्चा। नॉन सोशल बिहेवियर एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय बच्चे में कोई भी किसी प्रकार की सामाजिक भावना इस तरह की नहीं होती, ना ही सोशल होता है ना ही एंटी सोशल होता है, उसको इन सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती है। तो इस स्टेज को हम कह सकते हैं इमिटेटिव स्टेज के नाम से भी स्टेज को हम जानते हैं, क्योंकि ये जो अवस्था है रैपिड ग्रोथ, लर्निंग और सोशलाइजेशन। भाई बच्चा सोशलाइज होता नहीं है, लेकिन जब भी बच्चा फैमिली में रहता है तो कुछ ना कुछ उसके मतलब सोशलाइजेशन के लिए, लर्निंग के लिए और रैपिड ग्रोथ के लिए नींव है, फाउंडेशन है। इमिटेटिव स्टेज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, ये नाम कई बार पूछ ले जाते हैं कि इमिटेटिव स्टेज कौन सी स्टेज का नाम है, तो इन्फेंसी स्टेज को हम कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे कुछ स्टेटमेंट्स की, यानी कि इस स्टेज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है। ये वो स्टेटमेंट्स मैंने इंक्लूड कर दी हैं क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स है किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इन्फेंसी से रिलेटेड ही है। ठीक है, कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या कुछ कहा है, तो जैसे ये स्टेटमेंट एज इट इज आपके पेपर में पूछी गई है, द स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग इन इन्फेंसी आर ग्रेटर देन एट एनी अदर स्टेज, यानी कि शैशव अवस्था में सीखने की जो सीमा और तीव्रता होती है वो किसी भी अवस्था से अधिक होती है। ये किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड फॉर लर्निंग, यानी कि आइडियल पीरियड की बात कौन करते हैं? वैलेंटाइन। ये स्टेटमेंट एज इट इज पूछी जा चुकी है पेपर्स में। ठीक है, किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं। द माइंड ऑफ एन इन्फेंट इज अ ब्लैंक स्लेट, तबुला रासा। अभी भी जो आरआरबी का पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था कि तबुला रासा शब्द किसने यूज किया है? जॉन लॉक। ठीक है, तबुला रासा का मतलब ब्लैंक स्लेट। भाई बच्चा जन्म के समय एक ब्लैंक स्लेट की भांति होता है। ठीक है, बच्चे का जो माइंड होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसमें आप जो कुछ भी भरेंगे वो सीखता चला जाएगा। तो ये शब्द किसने कहा है, ये लाइन किसने कही है? जॉन लॉक। तबुला रासा का मतलब क्या होता है? ब्लैंक स्लेट। All emotions are developed in the child by the age of 2 years. ब्रिज क्या कहते हैं कि जो शैशवा अवस्था है उसमें सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, मतलब 2 साल की उम्र तक बच्चे में सभी इमोशंस का डेवलपमेंट हो जाता है। एट बर्थ अ चाइल्ड इज नीदर सोशल नोर एंटी सोशल। ये बहुत बार पूछी जाती है कि जन्म के समय बच्चा ना ही सोशल होता है ना ही एंटी सोशल होता है। ये लाइन एज इट इज किसने की है? तो क्रो और क्रो ने कही। इसके बाद बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि 2 से 6 साल का टाइम पीरियड रहता है। तो किसी बुक में आपको 2 से 5 भी मिल सकता है, 2 से 7 भी मिल सकता है, तो वहां पर आपको पजल नहीं होना है। ठीक है, कॉमनली हम 2 से 6 साल मान के चलते हैं। अब ये नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि टॉय एज या प्री स्कूल एज कौन सी होती है, कौन सी स्टेज को हम बोलते हैं? टॉय एज या प्री स्कूल एज, यानी कि यहाँ पर बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, बच्चा खिलौनों से खेलना ज्यादा पसंद करता है। मतलब जो 6 साल से नीचे का जो बच्चा होता है, 4-5 साल वाला बच्चा होता है, वो टॉय एज उसको हम कहते हैं, क्योंकि बच्चा खिलौनों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है। प्री स्कूल एज होती है, स्कूल जाना उसने स्टार्ट नहीं किया, इसलिए इसको प्री स्कूल एज, टॉय एज के नाम से भी हम जानते हैं।
ये सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड। बच्चा हर चीज को कैच करने की कोशिश करता है, 4-5 साल का 6 साल का बच्चा हर चीज को कैच करता है, ठीक है। फाउंडेशन फॉर सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ, यानी कि सोशल इमोशनल और कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए भी ये फाउंडेशन का काम करती है, बेस का काम करती है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें इस स्टेज में, तो फिजिकल डेवलपमेंट फास्टर ही होता है बर्थ के बाद, यानी कि फास्टेस्ट होता है। कह सकते हैं कि भाई इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है काफी रैपिडली होती है, ठीक है। अगर आप लोगों से अर्ली चाइल्डहुड भी दे रखा है, इन्फेंसी भी दे रखा है, तो हम इन्फेंसी के साथ ज्यादा जाएंगे, ठीक है। अगर 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इन्फेंसी वाला भी इंक्लूड कर सकते हैं, बर्थ के बाद वाली बात कर रही हूँ, और अर्ली चाइल्डहुड को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर फास्टेस्ट होता है। प्ले स्टेज, टॉय एज हम इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि बच्चा खेल के माध्यम से सारी चीजें सीखने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चे की ग्रोथ और फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चे की जो स्थूल और सूक्ष्म मसल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ग्रोस मोटर स्किल्स का मतलब भागना दौड़ना, ये भी बच्चा करना सीख जाता है। उसकी जो फिंगर्स वगैरह है, जो सूक्ष्म मसल्स हैं, ठीक है, जैसे लिखने का काम, पेंटिंग का काम, जो फाइन मोटर स्किल्स है उनका डेवलपमेंट भी हो जाता है। और यहाँ पर बच्चा मतलब क्या होता है, प्रिपेयर होता है फॉर स्कूल एंट्री, यानी कि स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया है लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है कि भाई अगले साल से बच्चे को स्कूल भी जाना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर बच्चे में सिंबॉलिक थॉट्स का यूज करना वो सीख जाता है, ठीक है। मतलब जैसे मदर क्या कुछ कर रही है, जैसे मदर फोन पर बात कर रही है, तो बच्चा भी किसी चीज को कान, मतलब उसके हाथ में जो भी टॉय होगा उसको, या उसके कोई भी खिलौना है उसको यूज करेगा कि कान पर लगाकर बात करने की कोशिश कर रहा है। जो भी कुछ वो देखता है, मतलब सिंबल्स के थ्रू वो चीजें सीखता है। सिंबॉलिक थॉट यहाँ पर बच्चे में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, बट गुड लिसनर फॉर स्टोरीज, यानी कि बहुत ज्यादा देर तक किसी चीज पर ध्यान वो टिका नहीं सकता, लेकिन अगर आपको स्टोरी, आप उसको स्टोरी की फॉर्म में कुछ चीजें सुनाएंगे, स्टोरी के थ्रू कुछ चीज बताने की कोशिश करेंगे, तो इस टाइम पीरियड पर बच्चा बहुत अच्छा गुड लिसनर होता है, बहुत ध्यान से वो चीज को सुनने की कोशिश करता है। लैंग्वेज स्किल्स यहाँ पर रैपिडली डेवलप होती है। क्यूरियसिटी टेंडेंसी होती है, यानी कि यहाँ पर बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, आस्क मैनी, व्हाई, हाउ, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता रहता है पेरेंट्स से, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट शोज स्टेडीनेस एंड फोकस, यानी कि मानसिक विकास में यहाँ पर दृढ़ता आती है। इसके बाद बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर बच्चे में इमोशंस का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फियर बच्चे में डेवलप हो जाता है, जेलसी भी उसमें डेवलप हो जाती है, डार्कनेस, एनिमल, बीइंग अलोन, मतलब डर की प्रवृत्ति बच्चे में आ जाती है कि भाई अंधेरे से उसको डर लगता है, एनिमल से डर लगता है, ठीक है, अकेला वो नहीं रह पाता। जेलसी की भावना भी उसमें आ जाती है कि अपने सिबलिंग्स या किसी अपने छोटे जो दोस्त होते हैं उनके प्रति कोई, किसी ने उसका खिलौना ले लिया है, कुछ और कर दिया, तो बहुत मतलब उसको गंदा लगता है। ईर्ष्या का भाव उसमें डेवलप हो जाता है। रेलुक्टेंट टू शेयर, अपनी चीज साझा वो जल्दी से नहीं करता, छोटे बच्चों से आप मांगोगे तो बिल्कुल देंगे नहीं। ईगो सेंट्रिक होता है, ठीक है, अपना ही आत्म केंद्रित होता है। थिंकिंग प्रोसेस उसका मतलब अपने ऊपर ही सब कुछ उसका फोकस रहता है, दूसरों के बारे में वो नहीं सोच सकता। इसके बाद बात करेंगे सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो यहाँ पर बच्चे में सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मतलब अपने बारे में वो जानना शुरू कर देता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चे में डेवलप हो जाता है। इंपैथी के साइन यहाँ पर बच्चे में दिखाई देने लगते हैं कि भाई वो दूसरों की चीज, मतलब जैसे दूसरे क्या रियलाइज कर रहे हैं उस चीज को वो खुद रियलाइज करना सीख जाता है, ठीक है। लर्न थ्रू इमिटेशन, यानी कि एल्डर्स कार्टून कैरेक्टर्स, मतलब जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं, इस स्टेज में बहुत ज्यादा कार्टून बच्चों को बहुत शौक होता है। एल्डर्स किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं वहां से वो हर चीज को इमिटेट करता है, ठीक है, चाहे वो कार्टून के थ्रू हो या एल्डर्स को, अपने बड़े भाई बहन को भी कॉपी करते हैं और कार्टून कैरेक्टर्स को भी कॉपी करते हैं, ठीक है, इमिटेट करने की कोशिश करता है। सोशलाइजेशन मेनली विद फैमिली एंड इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला जो एजेंट है वो क्या है, फैमिली है। तो फैमिली में जो जितने भी लोग रह रहे हैं वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो यहाँ से वो सारी चीजें बच्चा कैच करता है, ठीक है, और आसपास का वातावरण कैसा है उन सारी चीजों से वो सीखता है। लर्निंग की अगर हम बात करें तो लर्निंग स्पीड इज वेरी हाई इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि बहुत जल्दी कैच करता है, जिज्ञासु होता है, ठीक है, लर्निंग स्पीड हाई होती है। इन द फर्स्ट 5 years द चाइल्ड लर्न्स एज मच एज इन द नेक्स्ट 13 years, यानी कि शुरू के जो 5 साल होते हैं, कहते हैं ना फाउंडेशन का काम करते हैं, तो पहले 5 सालों में बच्चा जितना सीख लेता है, जितना आगे के
13 ईयर्स में भी वो नहीं सीख पाता। तो आप लोगों से पूछा जाए कि भाई लर्निंग स्पीड कौन सी स्टेज में सबसे हाई होती है, तो वो कौन सी होती है, अर्ली चाइल्डहुड। तो ये जो स्टेज है क्या करती है, दिस स्टेज ले द फाउंडेशन लैंग्वेज कॉग्निटिव इमोशनल सोशल डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन का काम करती है और एजुकेशनल लाइफ के लिए भी एक बहुत क्रूशियल स्टेज मानी गई है। यहाँ से बच्चे की मतलब एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है कि बच्चे को स्कूल भी जाना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स की, यानी कि इस स्टेज से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। द 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड, ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड, इसकी बात कौन करते हैं, कोल और ब्रूस। ये लाइन एज इट इज किसने की है, ये लाइन ही आप लोगों से पूछ ली जाती है, ठीक है। फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू चाइल्डहुड इज एन इंपॉर्टेंट पीरियड, ये किसने कहा है, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने, ठीक है। तो ये हिंदी में भी ऐड कर दिया, इंग्लिश में भी। 3-4 स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पूछी गई थी इसलिए मैंने इंक्लूड की है, ठीक है। ये हर स्टेज से रिलेटेड है, जो कि जो भी जिस स्टेज से रिलेटेड है वो उसके साथ ही मैंने इंक्लूड किए हैं। इसके बाद बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड। अब कई बार मिडिल चाइल्डहुड भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड हमने बात की 2 to 6 ईयर, ये हमने बात करेंगे 6 to 12 ईयर्स। तो इन दोनों का एवरेज आप निकाल सकते हैं, लगभग 5 to 8 ईयर्स आप मान सकते हैं अगर आप लोगों से मिडिल चाइल्डहुड पूछा जाए तो, ठीक है, बता सकते हैं। अब ये जो लेटर चाइल्डहुड है इसको एलिमेंट्री स्कूल स्टेज, ट्रबलसम स्टेज, प्ले एज, गैंग एज, स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ड्स एज इट इज आपको याद रखने हैं। कई बार पूछ लिया जाता है ट्रबलसम स्टेज कौन सी है, तो कौन सी है, लेटेस्ट चाइल्डहुड है। यानी अब इस स्टेज में फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो थोड़ा सा स्लो होता है बट स्टीडी होता है, मतलब विकास हो रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बच्चे की हाइट वेट कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वहां पर बढ़ रहा होता है लेकिन धीरे होता है, ठीक है, हो रहा होता है, स्थिर तो नहीं कहेंगे लेकिन धीरे धीरे हो रहा होता है। तो वहां पर बच्चे की जो बोन्स है उनमें हार्डन आता है, मतलब वो कठोर हो जाती हैं, कंसोलिडेशन उनमें आता है, मोटर कोऑर्डिनेशन उसका इंप्रूव होता है। इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे की थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन पावर डेवलप हो जाती है, यानी कि बच्चा सोचना शुरू करता है, ठीक है, मेमोराइज करता है, ध्यान लगाता है, ये सारी थिंकिंग प्रोसेस बच्चे की डेवलप हो जाती है। कॉन्सेप्ट्स और इंटरेस्ट का डेवलपमेंट होता है, बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है, उसकी क्रिएटिविटी बाहर निकलने की कोशिश करती है, यानी कि हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करता है, ठीक है। कॉन्क्रीट थिंकिंग की एबिलिटी यहाँ पर बच्चे में डेवलप हो जाती है। सूडो मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है। सूडो मैच्योरिटी क्या होती है, ये बहुत बार पूछा जाता है। सूडो मैच्योरिटी का मतलब होता है कि भाई बच्चा परिपक्व है नहीं, मैच्योर नहीं है, लेकिन वो दिखाने की कोशिश करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, छदम परिपक्वता, यानी कि कुछ परिपक्व व्यवहार दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो मैच्योर है नहीं, ठीक है, इसको हम कहते हैं सूडो मैच्योरिटी। सोशल रूल्स, यहाँ पर बच्चा सीखने की कोशिश करता है, किसके थ्रू, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, यानी कि कक्षा में अपने जहां पर भी बच्चा खेल रहा है वहां से उसमें सोशल रूल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सेम सेक्स के फ्रेंड यहाँ पर वो बनाता है, मतलब बॉय है तो बॉय के साथ ही उसका खेलना वेलना होता है, ठीक है, इसीलिए इसको गैंग एज भी माना जाता है। लड़की है तो लड़कियों के साथ ज्यादा रहना पसंद करेगी, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स नहीं, सेम सेक्स के फ्रेंड बनाता है। बेस्ट फ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। सोशल स्किल्स डेवलप थ्रू, यानी कि जो सोशल स्किल्स है वो बच्चों में पीयर इंटरेक्शन और फैमिली के थ्रू डेवलप होती है, भाई फैमिली के साथ भी रहता है और अपने साथी लोगों के थ्रू भी वो बहुत सारी चीजें सीखता है। तो पीयर इंटरेक्शन का अहम रोल होता है इस स्टेज में। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे में कॉम्प्लेक्स इमोशंस, हर तरह के इमोशंस यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। फियर का, एंगर, जॉय, एंजाइटी, ये सारे इमोशंस उसमें डेवलप हो जाते हैं। लेस अफेक्शनेट टूवर्ड्स पेरेंट्स, पेरेंट्स की बजाय अपने दोस्तों के साथ घुलना मिलना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। कंट्रोल इमोशंस, यानी कि यहाँ पर बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। बच्चे का जो मोरल और सोशल फीलिंग्स है वो भी डेवलप होती है इसी स्टेज में, ठीक है, मोरलिटी भी डेवलप होती है, सोशल फीलिंग्स भी यहाँ पर बच्चे में डेवलप हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे एडोलसेंस। टाइम पीरियड 12 to 18 ईयर्स रहता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा यंग हो जाता है, प्यूबर्टी में प्रवेश कर जाता है। तो ये जो एडोलसेंस शब्द है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है। ये एक लैटिन वर्ड एडोलसियर से निकला है जिसका मतलब है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है, टू ग्रो टू मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना। अब ये जो है ना, इस स्टेज को स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। आंधी तूफान, तनाव और उथल पुथल की अवस्था के नाम से भी हम इसको जानते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये किसने कहा है, इस स्टेज को स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसने कहा है,
स्टैनले हॉल ने, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जिसका नाम क्या है, एडोलसेंस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इस स्टेज में रैपिड ग्रोथ स्पर्ट होती है, ग्रोथ स्पर्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये स्पर्ट वर्ड से आप ध्यान में रखेंगे, कई बार ये पूछ लिया जाता है रैपिड ग्रोथ स्पर्ट कौन सी अवस्था में होती है, तो एडोलसेंस में होती है। उससे पहले हम इन्फेंसी में बात करते हैं और उसके बाद एडोलसेंस में भी अचानक से बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि बच्चा छोटा सा था लेकिन अचानक से आप देखेंगे बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो रैपिड ग्रोथ स्पर्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बच्चे में डेवलप हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस यहाँ पर बच्चे में देखने को मिलेंगे, बॉडी का शेप, वॉइस, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बच्चा यौवन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, प्यूबर्टी का मतलब 12-13 साल का बच्चा है, प्यूबर्टी उसको बोलते हैं जो 12-13 साल की उम्र में हम बच्चे में जो चेंजेस दिखाई देते हैं उसको कहा गया है प्यूबर्टी, यानी कि बच्चा यौवन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए ये स्टेज क्या है, हाईएस्ट स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, यानी कि यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, वो इमेजिन करना सीख जाता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, मतलब हर तरह से चीजों को कर सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर डेवलप हो जाती है बच्चे में। ठीक है, जैसे प्याजे फॉर्मल स्टेज की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट स्टेज है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए, ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे में हो जाता है, हर तरह के थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना सीख जाता है, लॉजिकल थिंकिंग जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी, तो ये सारी चीजें बच्चे में डेवलप हो जाती है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो भाई पीयर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, दोस्तों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं वो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इवन देन अपने दोस्तों के कारण पेरेंट्स के साथ में उनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल स्टाइल, यानी कि यहाँ पर बच्चे की पर्सनल स्टाइल, कैसे रहना है, कैसा खाना पीना, ड्रेसअप सेंस, उनकी वो सारी चीजें यहाँ पर स्टेज में डेवलप होती है। ठीक है, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी स्टेज में होता है, तो वो होता है एडोलसेंस में, उनको वो बहुत वैल्यू देते हैं अपने दोस्तों को। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होता है, यानी कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है, कि भाई बॉय है तो गर्ल के प्रति उसका अट्रैक्शन रहेगा, यानी कि गर्ल के साथ उसकी फ्रेंडशिप रहेगी, गर्ल है तो बॉय के साथ उसकी फ्रेंडशिप रहेगी। जबकि लेटर एडल्टहुड में हमने देखा था कि बॉय का बॉय सेम सेक्स के साथ उनकी फ्रेंडशिप रहेगी, कि लड़का है तो लड़के के साथ उसकी फ्रेंडशिप रहेगी, लड़की है तो लड़की के साथ ज्यादा रहना पसंद करेगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर इस स्टेज में क्या होता है, मूड स्विंग होता है। कई बार पूछ लिया जाता है मूड स्विंग कौन सी स्टेज में होता है, तो एडोलसेंस में, यानी कि कभी उनको गुस्सा आ जाता है, कभी वो बहुत खुश दिखाई देंगे, कभी उनको एंजाइटी रहती है। ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं मूड स्विंग को। डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन में सपने देखना। ठीक है, मतलब जो चीज कर भी नहीं सकते उसके बारे में इमेजिनेशन करना। हीरो वर्शिप, यानी कि किसी को अपना आइडियल मानते हैं तो उसके बारे में कुछ नहीं सुन पाएंगे, उसी को सब कुछ मानेंगे, उसी की तरह रहना, खाना पीना, हर चीज मतलब उसकी तरह करने की कोशिश करेंगे। हाईएस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट होती है यहाँ पर, यानी कि उनकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, अपने आप को बहुत वैल्यू देते हैं, कि अगर कोई उनको हर्ट करेगा तो वो बिल्कुल अगेंस्ट चले जाएंगे। ठीक है, सेक्सुअलिटी डेवलप हो जाती है। गोल्डन एज कहा गया है इस स्टेज को पर्सनैलिटी का, यानी कि ये स्टेज मतलब हर तरह की चीजें यहाँ पर बच्चे का कॉग्निटिव, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट हाइयर होता है, बहुत हाईएस्ट लेवल पर होता है, तो इसको क्या कहा गया है, गोल्डन एज भी कहा जाता है इसको। इसके बाद मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो फॉर्म्स पर्सनल कोड्स ऑफ एथिक्स, यानी कि व्यक्तिगत नैतिक मूल्य बनाता है। भाई अपने पर्सनल कोड्स ऑफ एथिक्स, यानी कि अपने मतलब अपने तरीके से वो सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है। पहले तो क्या होता है कि पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा जो थोपी हुई नैतिकता होती है उसको वो फॉलो करता है, लेकिन इस स्टेज में उसका पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स होता है। ठीक है, वो उसका फॉर्मेशन होता है। एक्टिव मेंबरशिप इन सोसाइटी, यानी कि वो सोसाइटी, समाज में उसकी सक्रिय भूमिका होती है, जो भी एक्टिविटीज होती है उनमें वो पार्टिसिपेट करता है। ईगो आइडेंटिटी इश्यू बहुत रहता है यहाँ पर। ठीक है, ईगो आइडेंटिटी, यानी कि उनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट होती है, कोई भी चीज अगर उनके अगेंस्ट जा रही है तो बहुत जल्दी वो हर्ट हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे साइकोलॉजिस्ट स्टेटमेंट, यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के इस स्टेज के बारे में क्या क्या कथन है। तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं, इंटीमेट फ्रेंडशिप होती है इस स्टेज में, यह व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की विशेषता होती है। दूसरा एक और है, सेंसिटिव पीरियड है डेलिंक्वेंसी के लिए। डेलिंक्वेंसी यानी कि यहाँ पर बच्चे में अपराध की प्रवृत्ति भी बहुत जल्दी आ सकती है, कि भाई गलत डायरेक्शन की तरफ बच्चा चला गया तो बहुत सेंसिटिव पीरियड माना गया है। ठीक है, किलपैट्रिक क्या कहते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड है लाइफ का, यानी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पीरियड इसको कहा गया है लाइफ का, यानी कि बच्चे का मूड स्विंग, इमोशंस, ईगो क्राइसिस हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, पेरेंट्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो क्या है मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड कहते हैं वो इसको। जोन्स क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था बाल्यावस्था की पुनरावृत्ति है, यानी कि रिकैपिचुलेशन ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि जो किशोरा अवस्था है वो बाल्यावस्था की ही पुनरावृत्ति है। ये किसने कहा है, जॉन्स ने। तो ये कुछ स्टेटमेंट एज इट इज आप लोगों से पूछ ली
जाती है कि किसके द्वारा ये कहा गया। अब इस स्टेज में कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स भी बच्चे में डेवलप हो जाते हैं, खाने से संबंधित विकार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मैंने देखा था तो इनको मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके कारण जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति स्पेशली गर्ल्स में ज्यादा पाया जाता है, फीमेल में ज्यादा पाया जाता है, अपने वेट और फूड के प्रति बहुत ज्यादा मतलब ऑब्सेसिव होते हैं, चिंता करने लग जाते हैं कि कहीं मैं मोटी तो नहीं हो रही हूँ। जैसे ये शीशे में देख रहे हैं कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। ठीक है, फिटनेस कॉन्शियस रहते हैं तो उनको लगता है मैं मोटी हो रही हूँ, तो व्रत रखना स्टार्ट कर देंगे, जो कि बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स, तो पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। बॉडी वेट 15% लेस देन नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से उनका जो बॉडी वेट है वो 15% कम ही होता है, फिर भी वो बहुत ज्यादा चिंतित रहती हैं अपने हेल्थ वगैरह को लेके कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। तो ये प्रॉब्लम्स स्पेशली फीमेल्स में ज्यादातर ये देखने को मिलती हैं। इसके बाद दूसरा ईटिंग डिसऑर्डर है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है। ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है मार्क्ड बाय बिंजिंग फॉलोड बाय पर्जिंग। बिंजिंग का मतलब है कि भाई पहले उन्होंने ठूस ठूस के भोजन खा लिया, फिर बाद में उसको उलटना। ठीक है, ठीक है। बिंजिंग का मतलब ईटिंग लार्ज अमाउंट विद लॉस ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल नहीं, आप खाए जा रहे हैं। और पर्ज का मतलब है फोर्सफुल वोमिटिंग, फास्टिंग और कंपल्सिव एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के द्वारा, व्रत रखकर या वोमिट करके आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिंज का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेना, और पर्ज का मतलब फोर्सफुली वोमिट करना। ठीक है, उल्ट देना उसको। मोस्टली सीन इन गर्ल्स, ये भी ज्यादातर लड़कियों में देखने को मिलता है। एक होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि बिंज, ये जो कि हमने डिस्कस ही कर लिया। बिंज का मतलब फ्रिक्वेंटली कंज्यूमिंग अनयूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इवन व्हेन नॉट हंग्री, यानी कि आपको भूख नहीं है फिर भी आप खाए जा रहे हैं, तो वो क्या है? बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अब देखिए, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस को डिस्कस किया है, यानी कि डेवलपमेंट की स्टेजेस को डिस्कस किया है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है, स्पेसिफिकली टाइम पीरियड को क्लासिफाई किया है। जैसे हर लोग का क्लासिफिकेशन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे प्रीनेटल पीरियड की अगर हम बात करें तो कंसेप्शन टू बर्थ, वो तो 9 महीने ही रहेगा, 280 डे हम कहेंगे। इन्फेंसी की बात करें तो बर्थ से 2 साल, बेबीहुड को भी बर्थ से 2 वीक, सॉरी 2 साल नहीं कहेंगे। इन्फेंसी शैशव अवस्था को उन्होंने बर्थ से 2 वीक का नाम दिया है। बेबीहुड, उसके बाद बचपन अवस्था 2 वीक टू 2 इयर्स। अर्ली चाइल्डहुड को इन्होंने 3 टू 6 ईयर कहा है। लेटर चाइल्डहुड को 7 टू 14 ईयर्स। अर्ली एडोलसेंस को 15 टू 17 ईयर्स, और लेटर एडोलसेंस को 18 टू 21 ईयर्स। तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, आपको थोड़ा सा भी ध्यान में रहेगा तो कई बार ये क्लासिफिकेशन दे दिया जाता है कि ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक दो और है जिसको मैंने इंक्लूड कर दिया है, जैसे रास का जो रोस है, सॉरी रोस कहेंगे, रास नहीं कहेंगे। रोस का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडल्सन, जो कि कॉमनली हम करते हैं ये 4 स्टेजेस। ठीक है, इसके अलावा मैंने प्रीनेटल भी करवाया है। तो इन्फेंसी बर्थ से लेके 3 इयर्स कहते हैं, 3 टू 6, 6 टू 12 और 12 टू 18 ईयर्स। ठीक है, ये 4 क्लासिफिकेशन किया इन्होंने। जोन्स ने क्या किया है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। तो इन्फेंसी को इन्होंने बर्थ से 6 ईयर्स का नाम दिया है, चाइल्डहुड को इन्होंने 6 टू 12 ईयर्स और एडोलसेंस को 12 टू 18 ईयर्स। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं, आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने डाल दिया, क्योंकि कई बार क्लासिफिकेशन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये आज का टॉपिक था, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। ये वो पीवाईक्यूज हैं जो किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं पहले से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द एज ऑफ वायबिलिटी इन प्रीनेटल डेवलपमेंट refers to the stage when, यानी कि गर्भ पूर्व विकास में, यानी कि प्रीनेटल पीरियड की बात हो रही है। जीवनीय आयु उस अवस्था को संदर्भित करता है, किसको बताता है? एज ऑफ वायबिलिटी किसको कहा गया है? जो 3 सब स्टेजेस हमने करी थी प्रीनेटल डेवलपमेंट की, तो ये एज ऑफ वायबिलिटी मैंने वहां पर हाईलाइट किया था। तो वो क्या है? द जाइगोट गेट्स इंप्लीमेंटेड इन यूट्रस, यानी कि जाइगोट गर्भाशय में स्थापित होता है। द फीटस कैन सर्वाइव आउटसाइड द वूम। द प्लेजेंटा इज फुल्ली डेवलप्ड। द एम्ब्रियो डेवलप्स हार्ट एंड ब्रेन, यानी कि भ्रूण में हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो एज ऑफ वायबिलिटी क्या है कि जो फीटस है वो आउटसाइड द वूम सर्वाइव कर पाता है, तो उसको एज ऑफ वायबिलिटी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तबुला रासा ब्लैंक स्लेट। तबुला रासा का मतलब है ब्लैंक स्लेट। ये जो कॉन्सेप्ट है इन्फेंट माइंड के बारे में किसके द्वारा दिया गया है? तबुला रासा की बात कौन करते हैं? वाटसन, जॉन लॉक, वैलेंटाइन या क्रो एंड प्रो? तो कौन करते हैं? जॉन लॉक करते हैं। ठीक है, तबुला रासा का मतलब ब्लैंक स्लेट, यानी कि इन्फेंट का जो माइंड है वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता
है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसमें डालेंगे वो उसी को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये जॉन लॉक एक बिहेवियरिस्ट है, ठीक है। वो कहते हैं कि बच्चे का जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, और उसके लिए उन्होंने तबुला रासा शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द टॉय एज इज अनदर नेम फॉर विच डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि टॉय एज खेल खिलौनों का काल किस विकासात्मक अवस्था का दूसरा नाम है? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड या एडोलसेंस? इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो किसका नाम है ट्वाइस अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो मैं सारी बता चुकी हूँ, ट्रबल सम एज कौन सी है, गोल्डन पीरियड कौन सा है पर्सनालिटी का, ये सारी मैंने साथ साथ आप लोगों को बताई है। तो अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल, एडोलसेंस इज ऑल्सो कॉल्ड। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन एज ऑफ पर्सनालिटी, एज ऑफ इमिटेशन, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, एज ऑफ प्ले। तो किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था उन्होंने कहा है, यानी कि आंधी तूफान की अवस्था के नाम से जानते हैं। स्टैनले हॉल ने कहा ये कि ये क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच डेवलपमेंटल स्टेज डज स्यूडो मैच्योरिटी अपीयर्स, यानी कि किस डेवलपमेंटल स्टेज में स्यूडो मैच्योरिटी डेवलप होती है, छद्म परिपक्वता अपीयर होती है? तो स्यूडो मैच्योरिटी किस अवस्था में देखने को मिलती है? अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस या अर्ली चाइल्डहुड? तो किसमें देखने को मिलती है? लेटर चाइल्डहुड, यानी कि बच्चा परिपक्व नहीं है लेकिन वो मैच्योर बनने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ वो मैच्योर है, उसको स्यूडो मैच्योरिटी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड फॉर लर्निंग, यानी कि जो शैशव अवस्था है वो सीखने का आदर्श काल है, ये कथन किसने दिया है? वॉटसन, वैलेंटाइन, हरलॉक या फ्रॉइड? तो किसने दिया है? हरलोक ने नहीं, ठीक है। ये किसने दिया है? वैलेंटाइन ने दिया है। तो आपका बी आंसर करेक्ट होगा, इसको आप करेक्ट कर लेना, क्या होगा? बी, वैलेंटाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड फर्स्ट शो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि किस अवस्था में बच्चा पहली बार अमूर्त चिंतन की क्षमता किस अवस्था में दिखाता है? बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में होता है? तो किस में होता है? एडोलसेंस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि किस अवस्था को व्यक्तित्व का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? एडोलसेंस को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट सेड एट बर्थ अ चाइल्ड इज नीदर सोशल नोर एंटी सोशल, यानी कि जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। तो ये किसने कहा है? वॉटसन, क्रो एंड क्रो, ब्रिज या फ्रॉइड? तो किसने कहा है? ये क्रो एंड क्रो ने कहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत हो गया कहीं ना कहीं, किसने कहा है? इसका आपका बी आंसर होगा, ठीक है, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द स्टेज नोन एज गैंग एज, यानी कि समूह निर्माण की अवस्था, मतलब किस स्टेज को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है? अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस या अर्ली एडल्टहुड? तो किसको माना जाता है? लेटर चाइल्डहुड को, ठीक है। गैंग एज हो गया या ट्रबल सम एज हो गया, ये 3-4 नाम मैंने आप लोगों को बताए थे, या स्कूल एज भी हम कहते हैं इसको। तो गैंग एज किसको कहा जाता है? लेटर चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हरलोक विच इज द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज फॉर सोशलाइजेशन, यानी कि हरलोक के अनुसार सामाजिकरण के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस? तो देखिए, इन्फेंसी में तो बच्चा ना ही सोशल होता है ना ही एंटी सोशल होता है, तो कौन सी होती है सबसे सेंसिटिव? अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि बच्चा अपने घर के माहौल को, कौन किस तरह से व्यवहार कर रहा है, हर चीज को वो कैच करने की कोशिश करता है। तो अर्ली चाइल्डहुड सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है सोशलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया है। तो ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, कहीं पर भी ये टॉपिक आपको है, चाहे आप बीएड, एमएड, यूजीसी नेट एजुकेशन, या कहीं भी किसी भी टीचिंग एग्जाम, KVS, NVS या EMRS, कहीं पर भी आपको ये टॉपिक दिखाई देता है, तो वहां पर ये टॉपिक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि डिटेल में मैंने करवाया है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं क्वालिटेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करती हूँ। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट्स।